नमस्कार बच्चों। हम लोग आज जो है खंड च से व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में हम अनुवाद कैसे करते हैं, उसके बारे में अनुवाद किसे कहते हैं, उनके क्या नियम हैं, तो ये सब देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि ये रेड निशान लगा दिया हमने, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। संस्कृत के वाक्यों के संगठन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है बच्चों। जैसे रामः गृहं गच्छति, ठीक है, तो ये वाक्य ठीक है। गृहं गच्छति रामः भी सही है ना, क्योंकि ऊपर कह रहे हैं कि वाक्यों के संगठन के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। तो जैसे रामः गृहं गच्छति सही है, और हम ग्रह पहले भी लगा दें तो गृहं गच्छति रामः ये भी सही है, लेकिन सरलता के लिए क्रमशः कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया रखी जाती है बच्चों। तो इसलिए किसी भी वाक्य का अनुवाद करते समय उसके कर्ता, कर्म और क्रिया और अन्य कारक जो हो वो अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। वाक्य में जो अन्य भी कारक आते हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इस नीचे आते हैं अनुवाद का नियम। आप देखिए, हमने ये टिक किया। अनुवाद के नियम में बच्चों पहला नियम देखिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं, ये आप जानती हैं, आप लोग को ये ज्ञात है। और नंबर 2 पर हिंदी की तरह संस्कृत, नंबर 1 हो गया आपका, अब यहाँ आ जाइए नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 देखिए, हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के होते हैं। समझ रही हैं ना, हिंदी की ही तरह संस्कृत में भी कर्ता और क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की होती हैं। और नंबर 3 पे है बच्चों, तीसरे नंबर पे आप लोग ये देख लीजिए नीचे, ये तीसरे नंबर पर देखिए, संस्कृत में 3 वचनों के कारण तीनों पुरुषों में प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक काल में 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 रूप होते हैं। आई बात समझ में? तो संस्कृत में 3 वचनों के कारण तीनों पुरुषों में प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक काल में 3 गुणे 3 यानी कि 9 रूप होते हैं। अब जैसे आगे देखिए, ये उदाहरण दिया हुआ है, जैसे करके आगे देखेंगे तो इसमें ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो जैसे लिख धातु है, तो उसका अर्थ होता है लिखना। तो लिख धातु वर्तमान काल में लिखति लिखतः लिखन्ति बनता है, और लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखाओ लिखामा। तो ये 9 रूप बन गए ना उसमें। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो 3 3 6 3 9, तो ये 9 रूप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा। चौथे नंबर पर आप लोग देखिएगा, ये नीचे की तरफ, ये यहाँ चौथे नंबर पे देखेंगे तो हिंदी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म, करण आदि जो है 7 कारक होते हैं, किंतु उन्हें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि कहा जाता है। और संस्कृत में कारकों को विभक्ति कहते हैं, है ना बच्चों। तो ये इसमें बताया कि हिंदी की ही तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म, करण ये कारक होते हैं, और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इन्हें कहा जाता है, इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। अब नीचे बच्चों एक तालिका बनी हुई है, आपको दिखाते हैं, यहाँ से ये और ये, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है विभक्ति, कारक और चिन्ह। अनुवाद के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा, इसको जानना। आप विभक्ति, कारक और ये चिन्ह बाकायदे इसको कॉपी पर लिख करके अच्छे से इसको याद कर लेना है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है और किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विभक्ति में देखिए सब ध्यान से, पहला तो प्रथमा विभक्ति, और कारक करता है, चिन्ह ने है, तो प्रथमा
कर्ता और इसका चिन्ह ने है। नंबर 2 पर है, देखिएगा ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 है, ये वाला। चलिए नंबर 2 पर कर्म कारक, ठीक है, द्वितीया कर्म कारक और चिन्ह को है, ठीक है बच्चों। फिर विभक्ति पे आइए, तृतीया करण कारक और से द्वारा सहायता, यानी कि ये ब्रैकेट में भी दिया है, ये इसके चिन्ह है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक है और इसका चिन्ह होता है बच्चों, सामने चिन्ह है के लिए और को, कभी कभी छिपा रहता है। तो पंचमी विभक्ति में देखिए अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में। फिर षष्ठी देख लीजिए सामने, ये आगे नीचे से हम ये चतुर्थी पंचमी षष्ठी यहाँ तक आ गए। तो षष्ठी संबंध कारक होता है जिसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, हाँ, तो इसको देख लीजिएगा। फिर सप्तमी है अधिकरण में पर, संबोधन जो है हे, ओ, अरे, ए, इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा लाइन खींच करके, और विभक्ति कारक और चिन्ह ये आपको एकदम रट जाना चाहिए कि कौन सी विभक्ति के कौन सा कारक है, विभक्ति कौन सी है, चिन्ह इसका क्या है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे देखिएगा नंबर जो है 5, हम आपको ये बताते हैं, ये जगह है, हाँ, नंबर 5। तो संस्कृत में तीनों पुरुषों में कर्ता के 9 रूप होते हैं, ठीक है। तो तीनों पुरुषों में कर्ता के 9 रूप होते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगी, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर हेडिंग डली हुई है। इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में भी उतारेंगी यहाँ से पुस्तक से। फिर प्रथम पुरुष देख लीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन में सह, द्विवचन तौ और बहुवचन ते, ठीक है। सह वह, संस्कृत में वह को सह, और वे दोनों को के लिए तौ, और वे सब के लिए ते, ठीक है। तो इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में आएंगे तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, तो तू या तुम के लिए त्वम एक वचन में, और तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब के लिए यम का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष ये नीचे हम आ गए, इसको और इसको ये नीचे आ गए हम। तो उत्तम पुरुष में आप ध्यान से देखिए, अहम, आवाम, वयम। तो अहम, अहम मैं, अहम माने मैं, हम दोनों का आवाम बनेगा, और हम सब वयम, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, मध्यम त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये रूप बनता है। तो ये इसमें बता रहे हैं संस्कृत में तीनों पुरुषों में कर्ता के ये 9 रूप बनते हैं। ये आपने देखा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके आगे 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब हम लोग दूसरा पेज देखिएगा। तो अब हम लोग दूसरे पेज को देखिए, इसमें बच्चों आ रहे हैं हम सेकंड पेज पर। तो इसमें देख लीजिए, ये है, आगे देखिए। फिर अब हम लोग ऊपर देखिएगा, छठा नंबर 6 है, छठे पे देखिएगा, ये 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुके रहिए, देखें थोड़ा साफ पेज जो हो वो देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए, हाँ आ गए हम लोग, तो सेकंड पेज पे आ गए। ये यहाँ देखिए ऊपर रेड निशान, कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। कह रहे हैं कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात कर्ता जो होता है वो जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। आई बात समझ में? कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। क्रिया जिस काल की हो उसी काल का रूप लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इसमें उदाहरण देके जैसे बता रहे हैं, इस जगह पर देखिए, इधर यहाँ पर, तो वह जाता है, क्या बना है, वह जाता है। यहाँ पर जो है वह जो है
सह, है ना। वह का संस्कृत क्या हुआ? सह। तो प्रथम पुरुष एक वचन का है। ये जो है वह जो सह प्रयोग हुआ ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः उसके अनुसार क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। जाता है, क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है, अतः गम धातु से लट लकार का रूप प्रयुक्त होगा इस जगह पर। तो गम धातु से के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है बच्चों गच्छति। हाँ, फिर से देखिए, तो कह रहे क्रिया ये जो है, अतः गम धातु के लट लकार वर्तमान काल का रूप यहाँ प्रयुक्त होगा, और गम धातु के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो होता है वो होता है गच्छति। तो इसलिए अनुवाद होगा वहाँ से सह और ये गच्छति, वह जाता है ना बच्चों। देखो इसी तरह से अन्य वाक्य को भी अच्छे से समझना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमने पेंसिल से टिक कर दिया, ये 7वां नंबर। अब आप ध्यान से बस किताब देखती रहिए और उसको देखते रहिए संख्या को और सुनती रहिए। संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लकारों का प्रयोग होता है बच्चों, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। तो संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित लकारों का प्रयोग होता है। नंबर 1 पे आ जाइए। हाँ, नंबर 1, 1 मिनट। हाँ, अब आ जाइए। अब ये इस जगह पर। हाँ, नंबर 1 कह रहे हैं वर्तमान काल लट लकार। नंबर 2 भूतकाल लंग लकार। नंबर 3 भविष्यत काल लट लकार। नंबर 4 आज्ञा सूचक लोट लकार। फिर नंबर 5 विधि सूचक यानी विधि लिंग लकार, है ना। तो ये 5 लकार है आपके पाठ्यक्रम में जिसको आपको पढ़ना है। तो इसमें अब आपने देख लिया ये 5 प्रकार। पहला है वर्तमान काल लट लकार, जो कार्य हो रहा है वर्तमान में इसके लिए प्रयुक्त होता है। नंबर 2 भूतकाल लंग लकार, तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है ना। तो इसी प्रकार से जो हो चुका, जो बीत चुका। और तीसरा है भविष्यत काल, तो भविष्यत काल भी आपको ये देखिए तीसरा 1 2 और ये 3, ये 2 भी हो गया। हाँ, तो तीसरा जो है भविष्यत काल लट लकार, तो जो होगा भविष्य में उसके लिए हम इस काल का प्रयोग करते हैं। फिर आज्ञा सूचक के लिए लोट लकार का विधि लिंग जो चाहिए अर्थवर्थ के लिए, ये 5वां विधि लिंग, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। इतना आपने समझ लिया कि ये 5 लकार हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और फिर नीचे को देखिए वर्तमान, ये नीचे आ जाइए, ये यहाँ हमने टिक किया। तो देखिए वर्तमान भूत भविष्य आदि कालों को सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों का रूप इस प्रकार होता है ना। कह रहे हैं वर्तमान भूत भविष्य आदि काल को सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों का रूप इस प्रकार होता है। जैसे बता रहे बच्चों, पठ पढ़ना होता है, पठ का अर्थ। लट लकार वर्तमान काल का यहाँ पर रूप नीचे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको, और हम बता रहे हैं। ये देखिए ये हमने टिक किया। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको यहाँ पर बता जा रहा है कि पठ धातु लट लकार का रूप है ना बच्चों। तो पठ धातु प्रथम पुरुष में देखिए पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष कैसे चलेगा? पठसी पठतः पठत। उत्तम पुरुष में पठामि पठावह पठामः। तो ये रूप कंठस्थ कर लीजिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा। तो प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी पठतः पठत, और उत्तम पुरुष में पठामि पठावह पठामः। अब इसके नीचे आप लोग आएंगे तो नीचे वाली लाइन में अब इसे बोल रहे हैं कि जैसे इसी प्रकार से, 1 मिनट है, ये है इसी प्रकार वद धातु बोलना, रक्ष धातु रक्षा करना के लिए, और हस धातु हंसना, खाद भोजन करना, नम प्रणाम करना, और गम जाना पच पकाना,
आदि धातुओं का रूप भी इसी प्रकार होता है। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि ऊपर बताए गए 9 कर्ता और प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूपों का प्रयोग इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो नीचे ये ड्रॉ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। आपको ऊपर जो दिया था ये पठती पठता पठंती पठसी पठता, तो इसको यहाँ पर नीचे बताया गया है रूपों को। तो किस तरह से बताया गया, करें 9 कर्ता और प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूप का प्रयोग है यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष तो बता रहे हैं, जैसे जहाँ पठती था तो यहाँ पर सह पठती, पठती तो क्रिया है, और ये देखो सह पठती वह पढ़ता है। ठीक है। तौ पठता द्वितीय द्विवचन में, तौ सह तौ ते। हाँ, तो सह एक वचन के लिए और द्विवचन में तौ, तो तौ पठता हो गया, और बहुवचन के लिए ते पठंती। हाँ, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, या वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा। मध्यम पुरुष त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, इसकी हिंदी हुई। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब लोग पढ़ते हो। ठीक है, ये इसकी हिंदी है बच्चों। तुम पठस के नीचे इसकी हिंदी दी हुई है, यूयम पठता के नीचे ये दिया हुआ है। तो तुम पढ़ते हो, और फिर तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सब पढ़ते हो, या बहुवचन के लिए हो गया। इसके बाद नीचे देखेंगे उत्तम पुरुष। हाँ, ये हमने टिक किया, इसको देखिए। उत्तम पुरुष अहम पठामी, आवाम पठावा और वयम पठामा। तो अहम पठामी हिंदी होता है इसका मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठामा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब लोग पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों कितना अच्छे से इसको बताया है, इसको अच्छे से देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस सुनते रहिए और देखते रहिए, फिर इसको कॉपी पर लिख दीजिएगा। अब नीचे देखिए आप लोग, ये बताए इसको, इसके बाद आप लोग और नीचे आ जाइए बच्चों। अब नीचे देखिएगा, ये हमने टिक किया है यहाँ नीचे। तो इस प्रकार से नीचे देखिए कि ये बता रहे हैं कि ऊपर कहे गए मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के 6 कर्ता को छोड़कर शेष जितने कर्ता हैं उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है। ठीक है, और नीचे बच्चों इसके आएंगे तो इसके नीचे कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, इस प्रकार जब ये वाली लाइन देखिए, तो इस प्रकार कर्ता और क्रिया को जोड़ा जाता है। ये जो बनाते हैं इसी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हमने जैसे सह और पठत इस तरह जोड़ा गया यहाँ। इसके अतिरिक्त वाक्य में जितने शब्द आते हैं उनका प्रयोग कारकों के अनुसार होता है। ये नियम के अंतर्गत कारकों के अनुसार होता है। इसके बाद आप नीचे ये 9वां देखिए। ठीक है, 9वां अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, जब आप अनुवाद करने लगे तो वाक्य जो रहे सामने उसमें सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है। कर्तृवाच्य में क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाली वस्तु कर्ता होती है। बात समझ रहे हैं? कर्तृवाच्य में क्रिया के पहले जब कौन लगाएंगे तो उत्तर में आने वाली जो वस्तु है वो कर्ता होती है। फिर कर्ता यदि एक वचन का हो तो प्रथमा विभक्ति। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर देखिए कि कर्ता यदि एक वचन हो तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप, अगर द्विवचन है तो प्रथमा के द्विवचन का रूप, और बहुवचन है तो प्रथमा के बहुवचन का रूप निश्चित करना चाहिए। इसके बाद कर्ता के पुरुष का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों हम लोग पेज पलट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसको इतना देखते हुए आगे हम आपको बताते हैं। आ जाइए इस पेज पर। हाँ ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे, ऊपर आइए, तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक देख लिया कि इस प्रकार से इसमें ध्यान देना चाहिए। ये यहाँ पर हमने टिक कर दिया। और कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए। ठीक है बच्चों, कह रहे कर्ता के पुरुष और वचन को जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए कि किस काल की क्रिया है। इसके बाद क्रिया के उस काल के रूपों में से कर्ता के पुरुष तथा वचन वाला एक रूप छांट कर लिख लेना चाहिए।
हाँ, इसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों के कारक तथा वचन के अनुसार रूप को यथास्थान लिख देना चाहिए। जहाँ आप अनुवाद कर रहे हैं तो लिख देना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने पर क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए, ये तो बता रहे हैं इसमें। और इसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों के कारक और वचनों के अनुसार रूप को यथास्थान जहाँ आपको लिखना है लिख लेना चाहिए। नंबर 2, क्रिया का सामान्य रूप ही धातु कहलाता है। हम लोग धातु रूप जैसे याद करने को बोलते हैं तो वो यही कहते क्रिया के लिए है, तो क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। जैसे यथा की लिखा है ना बच्चों, ये यहाँ पर ये देखिए यथा, गच्छति, पठसि, अपठत, पठेत आदि जो क्रियाओं में गच्छ, गम ये सब पठ धातु है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जैसे गच्छति, पठसि, अपठत, पठेत इन क्रियाओं में है ना, गच्छ यानी गम और पठ धातु है ना। तो धातु पठ और गम 2 है इसमें। ये सब धातु 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। आपको पता है, ये चीज़ बताया गया है बीती कक्षा में कि धातु ये जो है ये सब धातु 3 प्रकार की होती है। कैसी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। कितनी होती है? 3। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मय पद धातुओं में तिप तस झी बताया है, सिप थस थ, फिर मिप वस मस प्रत्ययों का, तथा आत्मनेपद धातुओं में त आताम झ और थास आथाम ध्वम इट दहिंग महिंग और प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो प्रत्यय के प्रयोग से होता है और विशेष नियमानुसार इन प्रत्ययों के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से बच्चों भिन्न भिन्न प्रत्ययों के जोड़ने से धातु के विविध रूप बनते हैं। तो धातु बनाने के लिए प्रत्यय जोड़ करके हम प्रत्यय को जोड़ करके धातु के और अन्य रूप बनते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने आज यहाँ पर खंड च से व्याकरण से अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद और भाषा ये किसे कहते हैं अनुवाद के नियम को बताया और ये तालिका आपको समझाई। फिर इसके बाद 9 रूप हैं कर्ता के, ये संस्कृत में तीनों पुरुषों के कर्ता के 9 रूप हमने बताए आपको। इसके बाद आपने जो है काल को ये समझा कि संस्कृत में क्रिया के काल को व्यक्त करने के लिए 5 लकार का प्रयोग होता है, हमने आपको इसको बताया। और इसके बाद आपने ये वर्तमान भूत भविष्य आदि काल सूचित करने के लिए प्रयुक्त लकारों का रूप देखा। हाँ, जैसे पट धातु से हमने देखा ये तीनों पुरुष। इसके बाद नीचे हम लोगों ने देखा कि कौन धातुएं और जो हैं उनसे भी रूप बनते हैं। उसके नीचे 9 हमने बताई, ये कॉलम पुरुष का बना कि ऊपर बताए गए 9 कर्ता और प्रत्येक काल की क्रिया के 9 रूप का प्रयोग, ये नीचे इसको हमने आपको समझाया। इस प्रकार से बच्चों आज आपने ये जाना कि अनुवाद जो है शुरुआत इस प्रकार से हमको इन नियमों को समझना आवश्यक है। तो आप इसको कॉपी में लिख करके और इतनी चीज़ों को बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर कॉपी में लिख करके दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही और फिर आगे हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। ठीक है।